कभी करती हैं मुलाकातें, कभी करती हैं मुलाकातें, कभी यादों में बरसातें, किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें। मन की गहरी झील में कूद जाती हैं कभी, सोच के दरिया के संग संग बहती जाती हैं कभी। चाहे शाम हो या हो रातें, किताबें करती हैं बातें। नमस्कार। किताबनामा में आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कृष्ण कुमार जी। आपने राज समाज और शिक्षा और ज्ञान, बच्चों की भाषा और अध्यापक, स्कूल की हिंदी, सपनों का पेड़ जैसी महत्वपूर्ण किताबें लिखकर शिक्षा के क्षेत्र में विचार की नई खिड़कियां तो खोली ही हैं, बच्चों के लिए भी खास तौर पर कई किताबें लिखी और संपादित की हैं, कहानी और संस्मरण भी लिखे हैं। आज हम इनकी नई किताब चूड़ी बाजार में लड़की के संदर्भ में इनसे बात करेंगे। कृष्ण कुमार जी नमस्कार। किताबनामा में आपका स्वागत है। आपकी किताब चूड़ी बाजार में लड़की को इस वर्ष के राजकमल प्रकाशन सृजनात्मक गद्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। किताबनामा टीम की तरफ से आपको हार्दिक बधाई। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताएं कि इस तरह की किताब की योजना आपके मन में क्यों आई? इस किताब का विचार तो एक निश्चित घटना से जुड़ा हुआ है, लेकिन लड़कियों की शिक्षा का सवाल मेरे मन में बहुत समय से घुमड़ता रहा है। वैसे मैंने खुद भी एक शिक्षक के रूप में कई हज़ार लड़कियों को पढ़ाया होगा, लेकिन हमेशा ही मन में ये एक तरह का असमंजस बना रहा कि लड़कियां जिस तरह पढ़ती हैं, ज्ञान का उनके जीवन में किस तरह का स्थान बनता है। बहरहाल ये किताब तो दरअसल पैदा हुई एक विचार के रूप में उस दिन जब आज से कोई लगभग 11 वर्ष पहले मुझे दिल्ली के कॉलेज की लड़कियों के साथ फिरोज़ाबाद शहर जाने का मौका मिला। एक दिन की वो यात्रा थी, 1.5 दिन 2 दिन की कह सकते हैं आप, लेकिन वहाँ के चूड़ी उद्योग को उनके साथ देखना और वहाँ के बाल श्रमिकों के बीच उनके साथ समय बिताना एक बहुत ही कह सकते हैं आपके एक ऐसा अनुभव बन गया जिसके ज़रिए मुझे लगा कि मुझे खुद अपने बारे में, अपनी अपने संस्कारों के बारे में और भारतीय संस्कृति और समाज में लड़कियों के लालन के पालन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में एकदम नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। तो उसी सब घुमड़ का पिछले 8-10 सालों में जो मंथन हुआ, उससे जो वही इस किताब के रूप में सामने आया है। इसकी कुछ विशिष्टताएं जो हैं वो आप स्पष्ट करें, कुछ बताएं हमें। देखिए, इस किताब की मेरी समझ में जो मुख्य चुनौती रही है वो है इसकी जटिलता को समेटने की। मतलब एक तरफ ये किताब फिरोज़ाबाद के बारे में है। मैं एक बार सोच भी रहा था शुरू में कि इसका शीर्षक ही फिरोज़ाबाद हो, क्योंकि इसमें फिरोज़ाबाद के चूड़ी उद्योग की एक झलक मिलती है, जो कि चूड़ी को इतना सस्ता गहना बनाते हैं हज़ारों शोषित होते हुए श्रमिक और बच्चे, और वो चूड़ी फिर सारे देश में लड़कियों के हाथों में पहुंचती है। दूसरी तरफ ये लड़कियों के लालन पालन पर है कि जिस लड़की को हम स्त्री बनाते हैं अपनी सामाजिक परिधि में, हम इस तरह से बनाते हैं, यानी समाज इस तरह से बनाता है कि अंत में लगता है कि जैसे यही स्त्री का स्वाभाविक रूप है, जिसको काव्य में, साहित्य में, सिनेमा में, तमाम जगह पर हम देखते हैं तो हमको लगता है कि स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। जबकि ये किताब ये तर्क देती है कि ये स्त्री दरअसल समाज द्वारा गढ़ी गई है, इसमें प्रकृति के संस्कार मत ढूंढिए। और तीसरा एक आयाम है इस किताब का, जो कि लड़कियों की शिक्षा के बारे में है, क्योंकि शिक्षा से पिछले 100-150 वर्षों में बड़ी उम्मीदें जगी हैं कि इसके ज़रिए स्त्री पुरुष समता आएगी, लड़कियों में आत्मसम्मान का संचार करेगी। तो उस सब के संदर्भ में भी एक शिक्षक के रूप में
मैंने इस किताब में टिप्पणी की है, वो इसकी तीसरी सतह है, आप कह सकते हैं। तो इन सबको समेटना और कहीं कहीं एक आख्यान की शैली में, तो कहीं विवेचना और विश्लेषण की शैली में, जिसको आप कहेंगे कि संकेत शास्त्र जी। या कि चिन्ह शास्त्र के ढंग से उनके गहनों पर विचार करना, उनके समाजीकरण पर विचार करना, वो एक खासी चुनौती थी। और मुझे उम्मीद है कि पाठकों को इस तरह की मेरी कोशिश से एक तरह का आनंद मिलेगा, लेकिन उस पीड़ा का भी अनुभव होगा जिससे मैं स्वयं इस किताब को लिखते हुए गुजरा। यह किताब शिक्षा, समाज और संस्कृति के अंतर संबंध की जटिल संरचना को, पूरी जटिल संरचना को बहुत बारीकी से हमारे सामने खोलती है जब हम इस किताब से गुजरते हैं। और उस संरचना के भीतर स्त्री के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों को आपने उजागर किया है। और न केवल सामाजिक बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी उसके कारकों की पहचान करने की कोशिश आपने की है। और बहुत सारी ऐसी व्याख्याएं हैं उसमें जो हमारे सामने थीं, लेकिन हम उनको कभी उस तरह से नहीं देख पाए थे। तो आपको इस पहचान और विश्लेषण के लिए किस तरह की तैयारी की जरूरत पड़ी, कुछ इसके बारे में बताएं। देखिए, एक तो स्तर था भाषा का। मैंने विद्यार्थी जीवन में महादेवी जी की कृति श्रृंखला की कड़ियाँ पहली बार पढ़ी थी, और मेरे एक बहुत अच्छे शिक्षक थे जिन्होंने मेरा ध्यान उसके गद्य की ओर दिलाया था, प्रोफेसर चंद्रभानधर द्विवेदी, जो गद्य में विशेष गहरी दृष्टि रखते थे। इन वर्षों में मैंने उस किताब को कई बार पढ़ के देखा कि महादेवी किस तरह अपने गद्य में स्त्री के भारतीय संस्करण का विश्लेषण करने के लिए किस तरह के वाक्य विन्यास का, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करती हैं। आप सोचिए कि जैसे इस किताब में एक पूरा अध्याय है जीवन का व्यवसाय, महादेवी की किताब में, जो दरअसल वेश्यावृत्ति पर है, पर एक भी बार उसमें वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। जी। अपने आप में एक अनोखा अध्याय है, क्योंकि वेश्या शब्द अपने आप में स्त्री के प्रति तिरस्कार जगाता है, दिखाता है। आप कितना ही उस शब्द को आधुनिक संस्कार में ढालने की कोशिश करें, जैसे आजकल लोग सेक्स वर्कर्स कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो प्रश्न है हमारे सामने वो ओझल हो जाता है जैसे ही आप इस तरह का कोई शब्द रचते हैं। मेरे सामने भी यही चुनौती थी कि किस तरह से अपनी भाषा का ऐसा प्रयोग करूं जिसमें स्त्री के अनुभव को, जो कि एक आप कह सकते हैं कि एक अस्तित्व के अर्थ में, एक समाज के लिए भी और पुरुष लेखक के लिए खासकर मेरे सामने एक ऐसा अनुभव है जिसको भाषा फिलहाल आसानी से व्यक्त नहीं कर पाती, क्योंकि भाषा भी स्वयं स्त्री पुरुष असमानता के संस्कार के चलते ही सैकड़ों वर्षों में गढ़ी गई है। उसका अपना संस्कार आप कह सकते हैं कि स्त्री के प्रति एक हिकारत का संस्कार है। इसलिए इस किताब की तैयारी में मुझे कई इसके संस्करण बनाने पड़े। आपने इस किताब में लिखा है, चूड़ी बाजार में लड़की को पहुंचाकर समाज प्रकृति का ही निषेध करता है। जिस देश में स्त्री और प्रकृति को एक समझा गया है और जहां चूड़ी और आभूषण को उसका सहज श्रृंगार माना जाता रहा है, वहां आप इसे प्रकृति का निषेध कह रहे हैं, क्यों? देखिए, ये विचार भी दरअसल महादेवी से ही उपजा मेरे मन में कि प्रकृति ने मनुष्य के दो रूप बनाए, एक स्त्री और एक पुरुष, लेकिन उन दो रूपों में इतनी भिन्नता नहीं प्रकृति ने बनाई जितनी समाज ने बना दी है। इस किताब में एक अध्याय है, उसका शीर्षक ही है भिन्नता के ध्रुव और समता का मिथक। भिन्नता का ऐसा ध्रुवीकरण कर दिया है समाज ने कि जैसे स्त्री और पुरुष में कुछ भी एक जैसा नहीं है, जो एकदम गलत है। महादेवी ने भी इसको स्थापित करने की कोशिश की है कि स्त्री को एक मनुष्य के रूप में हम देख ही नहीं पाते हैं, और क्योंकि हम लगातार उसको इस तरह से गढ़ते रहते हैं कि वो हमें पूरी तरह से पुरुष का विलोम लगती है। अगर पुरुष वीर है तो स्त्री कोमल है, अगर पुरुष खुले दिल से सोचता है तो स्त्री लगातार अपने ही आत्म केंद्रित ढंग से सोचती। इस तरह के संस्कार, इस तरह के स्टीरियोटाइप व्याप्त हैं। तो इसलिए जब ये जो चूड़ी है एक प्रतीक है इस पूरे सामाजिक अभियान का, एक लड़की को एक बच्ची के रूप में तोड़ने और स्त्री के एक स्वीकृत स्त्री के रूप में गढ़ने का जो अभियान बचपन से चलता है,
वो प्रकृति का निषेध करके ही चल पाता है। चाहे वो कान छेदने की परंपरा से शुरू हो, तरह तरह की पीड़ाओं को सहना और अपने ऊपर एक तरह का हमेशा कसूर भाव लेना, विकसित करते रहना, जिससे कि ये एक ऐसी स्त्री का जन्म हो जो हमेशा दूसरों के लिए सोचती है और उसमें समता का या कि एक आत्मसम्मान का भाव एक बहुत ही दूर की कौड़ी बन जाता है। तो उस अर्थ में वो प्रकृति का निषेध है जब वो एक दुकानदार के सामने अपने हाथ रखती है, क्योंकि चूड़ी को अगर एक प्रतीक के रूप में देखें, सिर्फ एक वस्तु के रूप में ना देखें, तो उसके भीतर एक पूरी एक सांस्कृतिक इबारत है, एक लिखावट है जो एकदम सूक्ष्म है, क्योंकि हम उसके आदी हैं। हम सब जो कि समाज में रहते हैं, हम सब मान के चलते हैं कि हाँ ये तो स्वाभाविक है। आपने उस जैविक सत्य को जो मान लिया गया है, उस सत्य को मिथ को तोड़ने की कोशिश की है और यह बताया है कि चूड़ी कलाई की शोभा सिर्फ नहीं है, बल्कि वो कलाई को कमज़ोर करने का काम किस रूप में करती है। उसी तरह से आपने और भी आभूषणों के बारे में आपने बताया है, थोड़ा सा उस बारे में भी प्रकाश डालें। देखिए, वो एक बड़ा लंबा चिन्ह शास्त्रीय अध्ययन है जी, चाहे कपड़ों का हो चाहे गहनों का हो जी, और वो किस तरह से बना है जी, ये बहुत संक्षेप में बताना बड़ा मुश्किल है। कि जैसे अब लागा चुनरी में दाग एक मशहूर गीत है जी, या चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया, इस तरह के गीतों का भी मैंने विश्लेषण किया है। ये जो कलाई का या शरीर के विभिन्न अंगों पर लटके हुए, चिपके हुए, उनसे टंगे हुए जितने गहने हैं, उन सबके चिन्ह शास्त्र के चलते स्त्री की सामाजिक काया का निर्माण होता है। बुनियादी तौर पर जब इस बात से हम शुरू करते हैं तो फिर उन गहनों का चिन्ह शास्त्र हमारे सामने एक तरह से उद्घाटित होने लगता है। सुभद्रा जी ने रानी झांसी का वर्णन ही इस तरह से किया है कि हम मानते हैं कि वो एक अपवाद है कि तीर चलाने वाले करिए उसे चूड़ियां कब भाई जी, तो एक आदर्श स्थापित किया है और उससे ही पता लगता है कि सामान्य लड़की के लिए वो आदर्श कितना दूर है, क्योंकि कलाई उसकी चूड़ी पहनने के लिए बनती है पर वो बनती उस अर्थ में है जिस अर्थ में एक बड़ा लंबा संस्कार बचपन से उसके भाई से अलग उसको रच करके समाज करता है। और जब अंत में दोनों एक स्त्री और पुरुष के रूप में बनते हैं तो वो भाई बहन बिल्कुल एक अलग रूप ले लेते हैं। इस किताब में आपने एक जगह लिखा है कि शिक्षा का आधुनिक रूप व्यक्तित्व के निर्माण का साधन माना जाता है। भारत जैसे देश में स्त्रियों के संदर्भ में क्या वाकई साधन का सही इस्तेमाल हो पाया है? अगर नहीं तो इस अंतर विरोध के बारे में भी कुछ आप बताएं, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है अध्यापकीय क्षेत्र में और साथ में कई तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, इस किताब में भी एक पूरा अध्याय है इस विषय पर। अंत में वहाँ एक अभिमन्यु की शिक्षा करके ये अध्याय है कि शिक्षा एक लंबा संघर्ष तो शुरू करती है स्त्री के जीवन में। लड़कियां जब पढ़ लिख जाती हैं तो अंत में समाज का सामना करने के लिए उनको लगभग अभिमन्यु की तरह से हर जगह संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो घर में हो, शादी के बाद हो, काम करने की जगह पर हो। तो अभिमन्यु का रूपक मैंने इसीलिए चुना है क्योंकि आधुनिक शिक्षा का जो प्रयास रहता है, आप कह सकते हैं बहुत ही कमजोर भले प्रयास रहता है, पर प्रयास तो यही रहता है कि उनके भीतर ज्ञान की भूख पैदा हो, एक आत्मसम्मान पैदा हो। अब अगर कोई लड़की वकील बनती है तो जाहिर है तर्क करेगी, कोई लड़की डॉक्टर बनना चाहती है तो जाहिर है कि उसके पास एक बहुत ही जटिल आधुनिक कौशल उसके हाथों में होगा, उसकी एक सामाजिक हैसियत होगी। इंजीनियर तो हमारे यहाँ लड़कियां अभी भी नहीं बन रही हैं। आईआईटी की जैसी परीक्षा में भी कुल 10% लड़कियां पहुंचती हैं, बहुत कम उपस्थिति है। तो ये सब पेशे हैं ही उनकी पहुंच से। आज भी मैंने मेडिकल को शुरू हुए लड़कियों का या पहली लड़की का डॉक्टर बनना 100 साल से ज़्यादा पुरानी घटना है। आनंदी बाई को अगर प्रतिमान माने उस समय, तो आज भी 27% प्रवेश ही मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों का हो रहा है। तो इस सबसे पता लगता है कि शिक्षा एक बहुत कठिन संघर्ष है, लेकिन भारत जैसे समाज में वो चल रहा है। यही एक बहुत बड़ा चमत्कार आप कह सकते हैं। पर उस क्षेत्र में जितना गंभीर प्रयास होना चाहिए, और सिर्फ ये नहीं कि लड़कियों और लड़कों का प्रवेश बराबर हो जाए। प्रश्न ये है कि हम उनके उस अनुभव को समझें जो स्कूल में आने पर उनको होता है, और जो घर और स्कूल के बीच की जो दूरी है उसको पाटने की कोशिश में लगातार संघर्ष करता रहता है।
जैसे अब होली दिवाली त्योहार आते हैं, हम सोचते हैं कि जैसे लड़के 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी लेते हैं, लड़कियां भी छुट्टी लेंगी, लेकिन लड़की के लिए होली दिवाली कई दिन पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि वो घर का सारा काम उन्हीं के हाथ होता है। तो ये जो पूरा शिक्षा के भीतर फैला हुआ विषमता का संसार है, जो घर में है और स्कूल पर उसकी छाया पड़ती है, आखिर शिक्षक भी इसी समाज का अंग है, वो भी मान के चलता है कि हाँ ये तो लड़कियों के स्वाभाविक काम है, तो कभी वो बराबरी शिक्षा के जरिए अपने आप में पूरी नहीं हो पाती, और वो अंत में अभिमन्यु की तरह ही उनको लड़ना पड़ता है, जिसमें बहुत सी लड़कियां अंत में आत्मविश्वास खो देती हैं या कि उसमें नहीं आगे बढ़ पाती। भारत में जिस अनुपात में लड़कियां शिक्षित हुई हैं, जिस तेज़ी से हाल के 2 दशकों में हुई हैं, और जिस अनुपात में वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हुई हैं, क्या उसी अनुपात में वो अपने आप पर भरोसा रखने के मामले में या निर्णय लेने का जो स्वावलंबन है उस मामले में या सुरक्षा के मामले में वो उतनी ही आत्मनिर्भर हो पाई हैं? देखिए, कोई सामान्यीकरण करना बड़ा मुश्किल है। हाँ। समाज के अलग अलग वर्गों में और देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह की कहानियां आपको मिलेंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में लड़कियां, स्त्रियां एक बहुत बड़े मंथन से गुजर रही हैं और समाज का मंथन भी कर रही हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि ये जो प्रतिहिंसा आप देख रहे हैं आज लड़की पर पहले से कहीं ज्यादा है, वो इसीलिए है क्योंकि आज की लड़की बोलती है। समाज को आदत है चुप रहने वाली, चुप रह के रोने वाली लड़की की, लेकिन आज की लड़की बोल रही है, और इस वजह से वो तुरंत प्रतिहिंसा का शिकार होती है बड़े पैमाने पर। तो उसी से पता लगता है कि ये संघर्ष आगे बढ़ रहा है। आप ये नहीं कह सकते आज की तारीख में कि वो सफल हो रहा है, एक बहुत लंबा ये संघर्ष है, और जाहिर है कि एक नया सामाजिक इतिहास लड़कियां रच रही हैं जब वो शिक्षा में टिकती हैं या आगे बढ़ने की कोशिश में परिवार के, समाज के हर संभव बंधन से लड़ती हैं अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार। तो एक बहुत लंबे सामाजिक इतिहास में वो प्रवेश कर रही होती हैं। तो वो कितना लंबा सिद्ध होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से वो भारत में शुरू हुआ है। आपको क्या लगता है भारतीय लड़कियों के लिए स्कूल में समस्याएं ज़्यादा हैं या घर में वास्तविक समस्याएं ज़्यादा? नहीं, देखिए, ये तो स्कूल भी आखिर समाज का ही अंग है। उन समस्याओं को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आखिर शिक्षक भी इसी समाज से उपजता है। तो हमारी जो मान्यता है लड़कियों के बारे में, समस्या वहाँ है। अब जाहिर है कि पैदा होते ही वो मान्यता उसको घेर लेती है। आखिर आप जानते हैं कि लड़की का जन्म होने पर माता पिता, परिवार, नातेदार सबको उतनी खुशी नहीं होती जो लड़के का जन्म होने पर होती। इसीलिए लिंग अनुपात इतनी बुरी तरह गड़बड़ाया हुआ है, और वो भी देश के सबसे समृद्ध इलाकों में। और जन्म होने के बाद जिस तरह से धीरे धीरे वो संस्कार घेरते हैं और माता पिता की चिंताएं उसके विवाह को लेकर शुरू हो जाती हैं, और विवाह और मातृत्व एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। उस सब के चलते शिक्षा का जो बड़ा दिमागों को खोलने वाला, क्षितिज को फैलाने वाला जो पूरा अभियान है, वो कहीं न कहीं भारी अंतर विरोध में आगे बढ़ पाता है। अब वो उस संदर्भ में जाहिर है कि कई जगह हम देखते हैं कि सफलता नहीं मिलती, और कहीं कहीं जहाँ मिलती है वो एक बहुत बड़ी घटना के रूप में नज़र आने लगती है। आपको क्या लगता है आपकी इस किताब को, चूड़ी बाजार में लड़की को, किन लोगों को जरूर पढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, मैंने इसकी रचना एक साहित्यिक अंदाज में की है, इस उम्मीद के साथ कि इसको पढ़ने लिखने वाले लोग, आलोचक, विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक, स्कूलों के अध्यापक, ये सब तो पढ़ेंगे ही, पर ये एक सामान्य समाज में भी पढ़ी जाएगी। हालांकि थोड़ी कठिन किताब ज़रूर है, पर मुझे उम्मीद है कि ये वो एक पाठक वर्ग की जिज्ञासा जगाएगी, और ख़ासकर मुझे उम्मीद है कि हायर सेकेंडरी स्तर की लड़कियां खुद इसको पढ़ना चाहेंगी। कॉलेज के स्तर की लड़कियां तो पढ़ेंगी ही, क्योंकि उनके मन में मुझे समझता हूँ कि इस किताब से कई सवाल पैदा होंगे, और शायद फिर उसके बाद उनके माता पिता भी पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जाहिर है कि किताब थोड़ा धैर्य मांगती है, और आज के समय में जब किताबों को धैर्य बड़ी मुश्किल से मिलता है पाठक का, तो इसलिए एक चुनौती के रूप में तो ये है ही है। पर ये मुझे इस अर्थ में थोड़ा सा ये सुख देती है कि एक शिक्षक के रूप में कई हजार लड़कियों को पढ़ाकर मैं थोड़ा बहुत विश्लेषण कर सका उनके जीवन का, ये मेरे लिए बड़े संतोष का विषय रहा है। कृष्ण कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और किताबनामा की बातचीत में आप शरीक हुए, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
Jorn, can you tell me something about why you chose to write crime fiction? Was it because of your own background as a police officer, or was it because you wanted to put certain issues in front of the reading public? On September the 14th in 2002, I was laying in bed reading a crime novel that I thought was awful. So, finishing it, I threw the book into the wall and told my wife that was lying in bed beside me that I can do this better myself. And she told me that you better do that then. And then I was lying there, turned off the light, but after 20 minutes or so, I got up and I started to write what became my first crime novel. And that novel is, well, I probably didn't become a writer that night. It probably happened 10 years earlier when I arrived at my first crime scene as a fresh policeman just from the police academy. I went out to this crime scene where an older man was brutally murdered in his own house. And that feeling, entering such a crime scene at the first time, that made very much impression on me. Knowing that I was going over the same door shelf that is murder and following his footsteps into the house. So all that suspense that was in that moment was what I tried to put into my first novel. The thing is that this murder was never solved, and still is an unsolved murder. So you wanted to find a solution to yes, it. and there is a solution in my novel. So if you want a solution, you have to read my novel. And there is one thing we have to remember, that in Norway we are only 5 million inhabitants, and each year we have between 35 or 30 murderers, and all these murders hits the headlines. Every case matters, and the whole community follows every murder. What about the fact that you are a police officer, or were a police officer till last year? So did you use a lot of the knowledge, a lot of the the background work that police officers normally do in your books? Yes, that is my strength as a crime author, because for these 20 years I worked in the police. That was a job that brought me into the crime scenes. I was allowed to go behind the police barricades where not that many people are allowed to enter. And that is also where I like to bring my readers into these crime scenes. And on these crime scenes I have met a lot of victims of brutal crimes, often only people who are left behind, the kids or the wife or the victims. And it also for many years has been my task to speak to the people who have committed these crimes, interview the murders, and so all that together I think brings somehow an authentic nerve into my novels. That is hard to, I believe it's hard to make up if you haven't been there and if you haven't done it. And the central character in your novels, he's also a police officer. Is he based on yourself or somebody else that you knew? And also, you have made him into a very disciplined sort of a character. Unlike most other novels, they contemporary novels, they would normally have a detective or a police officer at the center of the novel who's slightly eccentric, who likes to drink, who's a little out of shape on everything. But your central character is a very disciplined guy. Why did you do that, and who did you base it on? Well, first of all, you're right. And when I was able to shape my own character, I have read all these other crime novels, and I was tired of this drunk policeman going around all by themselves, solving crimes, solving murder cases. I wanted, and then the next day they woke up with rubbing their beers and I had a bottle of whiskey ready for them. I wanted a policeman who was more likely, who is more familiar to the policeman I know from my work. So you might say I put a lot of myself in him, but that is somehow also to brag about myself, because this policeman, he is
he's a concerned policeman, and But he's very good. and he's very good. So I can't say that is, well, yes, it's a lot of me in him. Well, you should take credit where it's due. And I think the last question I do want to ask you is, why do we have this fascination for Nordic noir, and why do you think these kind of Scandinavian literature dealing with crime does so well? Especially, as you say, when there isn't a lot of crime, There isn't actually. a lot of crime. I think maybe that is also a part of the success, what was fascinate readers. You might say, why are we reading crime stories at all? Why are we being entertained about crime stories? And I have wondered that. And for me, being a policeman on one side for many years and writer along with it, I have met a lot of people who are victims to crimes, such victims that I'm writing about and making entertainment out of in my novels. So I had to ask, there is this man, his daughter was murdered 14 years ago, and on the day of the murder each year I visit him and his wife. And I asked him, what do you think about me doing entertainment out of murder stories? And he answered that we do have all your novels, and I've read them, all of them. And he was telling me that he read crime novels to relax, just to when he didn't want to think about anything else, he was reading crime novels, well knowing that in this novel, between this, inside this book, justice will be done. A man will come along into this novel, and he will make order out of chaos. Yeah. And I think that has an appeal to all people in everyday chaos. We need someone to make order for us. And do you want to tell us something about your new book and how it's done? Well, my new book in English is called The Hunting Dogs. And the thing is, there's no dogs in it, so you have to read to figure out why it's called The Hunting Dogs. Lovely. Thank you so much.